अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग, जल्दी बताइए कैसे हो, सभी ठीक हो? बता दीजिए एक बार सभी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके के इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपके बिहार और यूपी पैरामेडिकल 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, विनती है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए, क्लास पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जाना होगा, वहाँ स्टडी विद रितेश सर्च करना होगा। अदरवाइज आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, कैसी थी? जल्दी बता दीजिए। ब्राह्मी, द्रविड़, हड़प्पा पढ़ी नहीं जा सकती है। ये क्या है? हड़प्पा है। चलिए बताइए तो जल्दी से। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनकी जो लिपि थी बच्चों, वो कैसी थी? ब्राह्मी, द्रविड़, हड़प्पा या पढ़ी नहीं जा सकती है? तो जी हाँ दोस्तों, पढ़ी नहीं जा सकती है, यानी ऑप्शन डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आई है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो कभी कभी पूछ लेता है बच्चों आपके एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर का जो बंदरगाह था वो कहाँ था? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर का बंदरगाह बताइए। हाँ बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर का जो बंदरगाह था वो कहाँ था? वेरी गुड, कहाँ था? तो लोथल। लोथल एक जगह है, वहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का बंदरगाह था। ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है आपके एग्जाम्स में कि सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था क्या थी, यानी उनकी अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? व्यापार था या कृषि था? प्रश्न पूछ लेता है कि सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? बताइए। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? वेरी गुड, क्या थी? तो कृषि थी, व्यापार नहीं, है ना, कृषि, है ना। वहाँ के जो लोग थे कृषि पर आधारित थे और यही जो है इनकी मतलब हाँ ताकतवर अर्थव्यवस्था थी, है ना। सिंधु घाटी की जो अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो क्या थी? कृषि थी, यानी कृषि पर काफ़ी लोग आधारित थे। ठीक है। अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? बताइए तो, किस देवी देवता की पूजा करते हैं? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? जल्दी से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी या देवता की पूजा करते थे? हाँ, किस देवी या देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति, है ना, पशुपति भगवान की पूजा करते थे ये लोग। ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखवा रहा हूँ सब लिख लीजिएगा। ठीक है। और सिंधु घाटी से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी या देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि सिंधु घाटी के लोग, सिंधु घाटी के लोग जो है किस धातु से अपरिचित थे, अनफैमिलियर थे? बताइए, किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु घाटी के जो लोग थे किस धातु से अपरिचित थे, किस मेटल से अनफैमिलियर थे? तांबा, लोहा। जल्दी ऑप्शन बताइए तो। ऑप्शन में दे दिया, किस धातु से अपरिचित थे सिंधु घाटी के लोग? अपरिचित थे। ऑप्शन में मैं दे देता हूं तांबा, और एक ऑप्शन में मैं दे दिया लोहा। जल्दी बताइए क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहा, लोहा, है ना। हाँ वेरी गुड, लोहा। ठीक है। चलिए, तो
तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, बताइए कौन सा शासक था वो? बिंदुसार, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक? जल्दी से बिल्कुल फास्ट आंसर देना है। और ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। तो यदि आप लोगों ने ऑप्शन सी आंसर दिया है देन आप लोग सही हैं, है ना। तो ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, है ना, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। अब देखिए बात आई है चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में, तो कभी कभी पूछ लेता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो बच्चों कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ही थे, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? हाँ, तो कौन थे बच्चों? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ही थे। अब इनका आपको बताना है, इनका जो प्रधानमंत्री था यानी इनका जो राज दरबारी था वो कौन था? पूछ लेता है कभी कभी, बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज दरबारी था, प्रधानमंत्री जो थे इनके, है ना, हाँ, वो कौन थे? चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कौन थे? तो हाँ, चाणक्य थे, है ना। तो कौन थे? चाणक्य जी थे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? किसके राज दरबारी थे या फिर किसके प्रधानमंत्री थे? तो बच्चों याद रखना है किसके थे? समुद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। तो चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी के प्रधानमंत्री थे। अब देखिए इनका 3 नाम है, कौन कौन सा नाम है आप लोग को पता ही होगा। चाणक्य है ना, कौटिल्य है और एक विष्णुगुप्त है। इनके 3 नाम हैं, इनके 3 नाम हैं। कौन कौन सा नाम? चाणक्य तो है ही, कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? बता दीजिए। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वेरी गुड, कौन है? चाणक्य जी ही है ना। तो अर्थशास्त्र के पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये हाँ, कौन है बच्चों? चाणक्य जी ही हैं, याद रखना है, ओके। और यही पूछेगा अर्थशास्त्र के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? बताइए। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता अर्थशास्त्र के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो ये कौन है बच्चों? तो ये एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ, ठीक है। हाँ, अब इनके द्वारा एक बहुत ही फेमस बुक लिखी गई है, वेल्थ ऑफ नेशन, जो आपके पैरामेडिकल 20 में भी आया हुआ था। पैरामेडिकल 2020 में ये क्वेश्चन आया था कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के रचयिता कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये बच्चों एडम स्मिथ जी थे, ठीक है, एडम स्मिथ। तो ये इतना फैक्ट्स है, आपको याद रख लेना है, ओके। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे बिंदुसार जी के बारे में, ठीक है। तो ये कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, ठीक है। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? बताइए। तो कौन बना? तो बिंदुसार बना। पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य जो साम्राज्य था उसका शासक कौन हुआ? यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य जी का मृत्यु हो गया, है ना, तो उसके बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन हुआ? तो उनका बेटा बिंदुसार, ठीक है। हाँ, अब समुद्रगुप्त जी के बारे में बात कर लें तो कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? बताइए। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो इनको ही कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त जी को कहा जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे अशोक जी के बारे में, तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप, हाँ, तो याद रखना है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये सम्राट अशोक जी ने ही बनवाया था, ठीक है। तो बच्चों इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एक क्वेश्चंस के द्वारा लिए गए हैं, तो बच्चों आप सभी लोग इसको नोट करके लिख लीजिए,
है ना। सभी को नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जा सकता है। और चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर। जल्दी से जवाब दीजिएगा, बिल्कुल फास्ट। न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? तो जी हाँ दोस्तों, किसने की थी? जहांगीर ने। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब बात आई है जहांगीर की, तो एक से दो क्वेश्चन पूछ लेता है कि जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में प्रथम अंग्रेज कौन आया था? बताइए, जहांगीर के शासनकाल में प्रथम अंग्रेज कौन आया था बच्चों? कौन था प्रथम अंग्रेज? उसका नाम क्या था? वेरी गुड, क्या था? सर थॉमस रॉ। ठीक है, सर थॉमस रॉ, सर थॉमस रॉ। ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में जो प्रथम अंग्रेज आया था, क्या नाम था उनका? सर थॉमस रॉ नाम था। ये क्वेश्चन याद कर लेना है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव सिंह, उनका वध किसने करवाया था? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो ये सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव सिंह, है ना। तो इनका वध किसने करवाया था? तो जहांगीर ने ही करवाया था, याद रखना है। पूछा जाता है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह का वध किसने करवाया था? तो ये जहांगीर ने ही करवाया था, याद रखना है। अब देखिए, बात आई है हुमायूं की, तो हुमायूं से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि चौसा का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? चौसा का जो युद्ध हुआ था वो किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? बच्चों याद रखना है, इसमें एक तो हुमायूं थे और दूसरा कौन था? शेरशाह सूरी था। ठीक है, शेरशाह सूरी। हाँ, तो चौसा का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। और ये भी पूछा जाता है बच्चों, कब लड़ा गया? जल्दी से बताइए तो, कब लड़ा गया था? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताइए। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच तो लड़ा ही गया था, लेकिन कब लड़ा गया था? याद रखना है, 1539 में। 1539 में लड़ा गया था, है ना। और इसमें विजयी कौन रहा? तो शेरशाह सूरी जी विजयी रहे, है ना। शेरशाह सूरी विजयी रहे। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बताइए तो। बात अब शेरशाह सूरी की आ गई है, तो कहाँ है इनका मकबरा? जल्दी से फास्ट, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है बच्चों? तो जी हाँ दोस्तों, कहाँ है? सासाराम में, बिहार के सासाराम में। कौन कौन बच्चे सासाराम से हैं जी? बताइए तो, कौन कौन स्टूडेंट सासाराम के तरफ से हैं या उसके अगल बगल से हैं? जल्दी बताइए तो, बिल्कुल फास्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। अब दोस्तों बात आई है बाबर के बारे में, तो आपको याद रखना है ये कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, इतना तो पता ही है आप लोगों को कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है, तो बाबर हैं। और एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब लड़ा गया था और किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? पानीपत का जो प्रथम बैटल है, युद्ध, वो कब लड़ा गया था? तो सबको मालूम होना चाहिए, 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। और ये किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के। और इसमें विजयी कौन रहा बच्चों? तो बाबर विजयी रहे। ठीक है, याद रखना है। और भी कई सारे युद्ध इन्होंने लड़े हैं और सब युद्ध में लगभग विजयी रहे हैं। ये मैं बता भी चुका हूँ आप लोग को, बताया था ना, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, उसके बाद सब बता चुका हूँ ये सब। बताओ तो, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? सब मैं बता चुका हूँ। कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, इसमें कौन विजयी रहा? तो बाबर ही विजयी रहे। और फिर इसके बाद मैं ये भी बताया था, जो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था, वो किसके बीच लड़ा गया था? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था। सब मैं बता चुका हूँ आप लोग को। ठीक है, हाँ, सब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। हाँ, घाघरा का युद्ध भी मैं बताया था आप लोग को, बता दीजिए घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था और किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? जल्दी से बता दीजिए, घाघरा का युद्ध जल्दी से बताइए।
जल्दी। अच्छा चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। क्लास ओवर हो जाएगा तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चन होमवर्क रहा, आप सभी विद्यार्थियों को आंसर देना होगा, ठीक है। हाँ, अब बात कर लेते हैं अखबार के बारे में बच्चों। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है, मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी भारत में? तो ये अकबर जी ने की थी, ठीक है। मनसबदारी प्रथा, हाँ, मनसबदारी व्यवस्था कह लो या प्रथा कह लो, तो इसकी शुरुआत किसने की थी भारत में? तो अकबर ने की थी। याद रहेगा बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अंत्योदय, अंत्योदय का विचार किसने दिया? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, श्री अरविंदे या जयप्रकाश नारायण? जल्दी से हर एक स्टूडेंट आंसर करेंगे बच्चों, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ दोस्तों, अंत्योदय का विचार विनोबा भावे जी ने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बात आई है विनोबा भावे जी की, तो कभी कभी पूछ लेता है भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कौन थे? तो जी हाँ दोस्तों, पूछा जाता है कौन थे, तो ये विनोबा भावे जी ही थे। या कभी कभी पूछ लेता है सर्वोदय आंदोलन के संस्थापक कौन थे, ये भी पूछ लेता है। सर्वोदय आंदोलन, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक भी कौन थे? विनोबा भावे जी ही थे, ठीक है। और बात करेंगे दोस्तों भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई? इन दोनों आंदोलनों की शुरुआत कब हुई? भूदान आंदोलन, बताइए जल्दी से, भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन, इनकी शुरुआत कब हुई? तो वेरी गुड, 1951 में, 1951 ईस्वी में, याद रखना है, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यदि क्लास इंटरेस्टिंग लग रही हो तो एक लाइक जरूर दे देना, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई? कौन सी घटना पहले घटित हुई? रूसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको सिपाही विद्रोह कहते हैं? बताइए कौन सी घटना पहले घटित हुई थी? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, तो आप लोग का आंसर सही है, ठीक है। अब देखिए जान लेते हैं हम लोग रूसी क्रांति ये कब घटित हुई थी? तो ये बच्चों 1917 ईस्वी में, है ना। 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक रही, है ना। इसके बाद देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ये कब घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी बच्चों 1776 ईस्वी में, ठीक है। बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, तो ये घटित हुई थी 1789, ठीक है, 1789 में घटित हुई थी। और बात करेंगे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी सिपाही विद्रोह ये कब घटित हुई थी? तो ये 1857 ईस्वी में, ठीक है। तो आप ही बताइए, रूसी क्रांति जो है 1917 ईस्वी में, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 ईस्वी में, और फ्रांसीसी क्रांति ये जो है 1789 में, और ये सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। तो कौन सी सबसे पहली घटित घटना है? तो वेरी गुड, 1776 ईस्वी में, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या है? 8 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 0। जल्दी से बताइए, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के बीच जो स्थानीय समय का अंतर होता है वो क्या होता है? शाबाश, क्या होता है? 4 मिनट, है ना, 4 मिनट। तो ऑप्शन बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, खैबर पास कहाँ स्थित है? भूटान में, बांग्लादेश में, भारत में, पाकिस्तान में? जल्दी से बताइए।
खैबर पास कहाँ स्थित है? जल्दी से। तो वेरी गुड, कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन डी यदि आप लोगों ने आंसर दिया है देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो देखिए बच्चों, अब बात करेंगे भूटान के बारे में। तो भूटान की राजधानी क्या होती है? थिम्पू होती है। यहाँ की मुद्रा बताओ तो, करेंसी क्या है? जल्दी से जल्दी से, भूटान की मुद्रा करेंसी क्या है? वेरी गुड, क्या है? नगुल ट्रम है। नगुल ट्रम, नगुल ट्रम, ठीक है, इसको लिख लो, नगुल ट्रम है। बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा बता दीजिए क्या होगा? मुद्रा आप बता दीजिए बच्चों, क्या होगा मुद्रा? तो जी हाँ, क्या होगा? टका। कितना टका चाहिए? टका चलता है वहाँ, है ना। और भारत की तो सबको ही जानते हो, राजधानी न्यू दिल्ली, है ना। और मुद्रा रुपया, सभी को पता है ना। पाकिस्तान का बता दो। तो बच्चों पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है ना। और मुद्रा क्या है यहाँ की? पाकिस्तान रुपी, पाकिस्तान रुपी है, पाकिस्तान रुपी, पाकिस्तान रुपी है, ठीक है, वही रुपया जैसा है, पाकिस्तान रुपी, ठीक है बच्चों। हाँ, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा मैच नहीं करता? मदुरई तमिलनाडु, झांसी उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तर प्रदेश, अलवर राजस्थान। जल्दी से बताइए, बीच में डैश है, ठीक है। हाँ, जल्दी से बता दीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं खाता? जल्दी से, फास्ट। हर एक स्टूडेंट जवाब दीजिए, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन सी देन आप लोग का आंसर राइट है ना। तो देखिए हरिद्वार कहाँ है बच्चों? ये उत्तराखंड में है, ठीक है। गए हो हरिद्वार? गए हो बच्चों? जाना, बहुत अच्छी जगह है। मैं एक बार गया हूँ, गया था आज से 7-8 साल पहले गया था, जब मैं दिल्ली में रहता था, है ना। जाना है, फिर से जाना है, लेकिन अभी तो हाल फिलहाल देख ही रहे हो क्या स्थिति चल रहा था, है ना। वैष्णो देवी भी अभी जाना है, अभी गए नहीं है। वैष्णो देवी भी जाना है और हरिद्वार भी जाना है। बहुत अच्छा जगह है यार, मन को एकदम सुकून मिलता है, दिल को एकदम चैन मिलता है, बहुत अच्छी जगह है। आप लोग भी जाइएगा कभी, ठीक है। हाँ, तो हरिद्वार कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड में है। और देखिए मदुरई कहाँ है? ये तो तमिलनाडु में है, ठीक है। झांसी कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में है, ये भी मैथ सही है। अलवर कहाँ है? ये राजस्थान में है, ये भी सही है। लेकिन हरिद्वार जो है ना उत्तर प्रदेश में नहीं है बच्चों, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, बाकी सब तो सुमेलित है ना, बाकी सब ठीक है, यही सुमेलित नहीं था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्य नहीं है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या राजस्थान? जल्दी से बता दीजिए। तो शाबाश दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं राजस्थान देन आप लोग सही हैं, है ना। तो पूछा गया था कौन सा राज्य ऐसा है जो कोयला उत्पादक राज्य नहीं है, तो राजस्थान है। बाकी बात करेंगे छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में, तो इन तीनों में ये तीनों जो है कोयला उत्पादक राज्य हैं, जबकि राजस्थान कोयला उत्पादक राज्य नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि देश का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? देश का सर्वाधिक, बता दीजिए, देश का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? हाँ, कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है बच्चों? तो बहुत से बच्चे जवाब देंगे झारखंड, है ना, लेकिन गलत है, छत्तीसगढ़ आ गया है। छत्तीसगढ़, यदि आप लोग छत्तीसगढ़ आंसर दे रहे हैं देन आप लोग सही हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? उड़ीसा है। दूसरे नंबर पे बच्चों उड़ीसा है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन है? यूपी। चौथे नंबर पे है आपका झारखंड, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? किसने किया था? वाई चांग, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, या ब्रूस ली ने? जल्दी से बताइए, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं वाई चांग, देन आप लोग का आंसर सही है। तो भारत में जूडो खेल का प्रारंभ वाई चांग ने किया था। अब खेल की बात आई है, बता दीजिए खेल दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल फास्ट। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, शाबाश, 29 अगस्त को, है ना? कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और ये किसकी यादगार में मनाया जाता है, बता दीजिए। खेल दिवस जो है 29 अगस्त को तो मनाया जाता है, लेकिन ये किसकी यादगार में मनाया जाता है? हाँ, किसकी? मेजर ध्यानचंद जी की। मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में खेल दिवस जो है हम लोग मनाते हैं, खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 29 अगस्त को, ठीक है। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है बच्चों? हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? हाँ जी, किसको कहा जाता है? तो ये इन्हीं को कहा जाता है। किनको? मेजर ध्यानचंद जी को ही कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जी को ही कहा जाता है, ठीक है। ओके, चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट सभी को।